आगाज आईएएस के 90 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 2 यानी कि इस आंसर राइटिंग सीरीज में आज दूसरा दिन है और इसमें हम आज फिर से 4 क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस 125 वर्ड्स में है और 2 क्वेश्चन 200 वर्ड्स में है। एक 125 वर्ड और एक क्वेश्चन 200 वर्ड्स, इन दोनों का आंसर राइटिंग मैं यहाँ पर करूंगा और बाकी के जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस है उसकी आंसर राइटिंग आप खुद से करेंगे। इस क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या सभी क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी होता है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें हम इंट्रोडक्शन को स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं दो क्वेश्चंस यानी कि अ, दो क्वेश्चंस को लिया हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या उसमें इंट्रोडक्शन के लिए कोई जगह है या नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये 2024 जीएस में पूछा गया है। जीएस फर्स्ट में ये 125 शब्दों में इसको लिखना है और यहाँ पर ये क्वेश्चन से पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि हम ये ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमको 2 डायमेंशन ही केवल लिखना है। पहला हो गया कि हमको स्मार्ट सिटी को डिफाइन कर देना है, थोड़ा लार्जर पिक्चर में डिफाइन करना है और उसके बाद हमको ये बताना है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सिंपली अगर इस क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको इंट्रोडक्शन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही हो जाएगी स्मार्ट सिटी के डेफिनेशन से। तो इंट्रोडक्शन इसमें इनबिल्ट है। लेकिन यदि ये नॉर्मल क्वेश्चंस होता, यदि इसमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया रहता तो हम इंट्रोडक्शन लिखते, लेकिन वो जो इंट्रोडक्शन होता वो महज 2 से 3 लाइन का होता जिसको हम 12 से 15 शब्दों में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो स्मार्ट सिटी के ऊपर पूछा गया है, उसके डेफिनेशन के ऊपर पूछा गया है, तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे। करीब करीब 30 से 40 वर्ड्स तक हम केवल लिखेंगे कि स्मार्ट सिटी क्या है और उसके बाद जो बाकी बचे हुए जो शब्द होते हैं उसमें हम ये लिखेंगे इसके प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्मार्ट सिटी, चलिए तो इसके हम परिभाषा से इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। स्मार्ट सिटी वह शहरी व्यवस्था है जिसमें प्रौद्योगिकी, डेटा और डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई, लेकिन क्वेश्चन में इसका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन पूछा गया है, इसीलिए स्मार्ट सिटी के हम डिफरेंट एस्पेक्ट को भी हम इसी में शामिल करेंगे। इसके आगे हम इसका उद्देश्य भी शामिल कर लेंगे कि इसका उद्देश्य शहरी जीवन को अधिक कुशल, टिकाऊ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। इसके बाद है इसमें स्मार्ट शहर। अब इसके उद्देश्य को हम इसके ये
पहले भाग में हम शामिल कर लेंगे, सॉरी, इसकी विशेषता को हम शामिल कर लेंगे, वो ऐसा इसलिए ताकि जो इसकी ओपनिंग है आंसर की वो भी यहीं से हो जाए। तो इसमें हम लिखेंगे स्मार्ट शहर, परिवहन, ऊर्जा, शासन, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में आधुनिक समाधानों को अपनाते हैं ताकि जीवन की गुणवत्ता, क्योंकि अल्टीमेटली स्मार्ट सिटी का उद्देश्य ही है कि जो जीवन की गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा सके, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ये स्मार्ट सिटी क्या है, इसमें हमने इसके डेफिनेशन को भी देख लिया, इसमें हमने इसका उद्देश्य को भी देख लिया, और उस उद्देश्य और इसके जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उससे जो मानव जीवन है उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। तो इसमें लगभग हमने स्मार्ट सिटी क्या है इसके इस डेफिनेशन में हम वो सारे डायमेंशन को इसमें शामिल कर लिए हैं। अब यदि आपको यह लगता है कि ये पार्ट्स छोटा अगर दिख रहा है, यदि मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है, इन केस यदि ये छोटा लग रहा है कि नहीं हमें कुछ और वर्ड भी लिखने हैं या इसी को और संक्षेप में लिखना है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में स्मार्ट सिटी केवल तकनीकी प्रयोग केवल तकनीक का प्रयोग नहीं है, बल्कि समस्याओं को समझकर डेटा के आधार पे समाधान तैयार करने की एक समग्र शहरी रणनीति है। तो यहां पर हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है कि स्मार्ट सिटी क्या है, तो हमारा एक जो डायमेंशन है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यदि एग्जाम में यदि आपके पास वर्ड की कमी हो तो आप ये दोनों पार्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये प्रीफर करिए कि आप पहला पार्ट लिखिए, क्योंकि इसमें वर्ड की संख्या ज्यादा है और इसका डायमेंशन काफी व्यापक है। दूसरे में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा केवल इसमें हमको मेन इंट्रोडक्शन की तरह लिखा गया है। तो यदि कोई क्वेश्चन स्मार्ट सिटी पर आता है जो डायरेक्टली नहीं पूछा गया हो, तो स्मार्ट सिटी पे जो इंट्रोडक्शन होता है, ये जो दूसरे शब्दों में लिखा गया है, इसको हम इंट्रोडक्शन के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि विशेषताओं को लेकर के डिटेल में हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डिटेल आपको अपने कॉपी में लिखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल आपको हम पॉइंट दे दे रहे हैं कि विशेषताएं में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं। ठीक, ये हो जाएगी विशेषताएं। तो विशेषताएं हम देख लेते हैं कि स्मार्ट सिटी में आखिर वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो पहली जो चीज है वो है स्मार्ट गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता। अब जैसे कि ये जो पॉइंट है कि स्मार्ट गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता, तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि जो ई गवर्नेंस है और जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, मोबाइल ऐप है, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि जो प्रशासन है, उस प्रशासन को हम अधिक पारदर्शी और ज्यादा उत्तरदायी हम उसको बना सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या होंगे, एक उदाहरण हमको जरूर लिखना है, क्योंकि उदाहरण से क्या होता है कि हमारे उत्तर में जो इसकी ऑथेंटिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्मार्ट गवर्नेंस को लेकर के कि ऑनलाइन जो आजकल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहे हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। दूसरा हो जाएगा कि नगर निगम के ऐप पे, नगर निगम ऐप पर शिकायत यदि हम कोई कर रहे हैं तो उस शिकायत को हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारी एक विशेषता हो गई है कि स्मार्ट गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता कैसे होगी। तो स्मार्ट गवर्नेंस के माध्यम से हम क्या करेंगे और नागरिक सहभागिता दोनों के माध्यम से जो प्रशासन होता है वो डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसके माध्यम से प्रशासन को हम पारदर्शी और उसको हम उत्तरदायी बना सकते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हो जाएगा। और नगर निगम ऐप पर यदि हम कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो उस शिकायत की हम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि हमारी शिकायत का क्या हुआ, उसका निस्तारण हुआ या नहीं। अब हम आते हैं कि सेकंड विशेषता यानी सेकंड पॉइंट पर आते हैं, जिसमें ये हो जाता है कि स्मार्ट मोबिलिटी। अब ये स्मार्ट मोबिलिटी क्यों है? क्योंकि शहरों के लिए ये सबसे व्यापक समस्या है, जिसमें हमको क्या पढ़ना होता है कि परिवहन व्यवस्था वहाँ की कैसी है। तो परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास स्मार्ट टेक्निक्स होनी चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास क्या स्मार्ट टेक्निक्स है? तो वो ऐसा है कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम जो आया हुआ है, जैसे इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम। इसके अलावा है स्मार्ट सिग्नल, रियल टाइम बस ट्रैकिंग कि बस कहां पर है उसकी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, और स्मार्ट पार्किंग। इन जो तीन चार चीजें हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम हो गया, स्मार्ट सिग्नल है, रियल टाइम बस ट्रैकिंग है, और स्मार्ट पार्किंग का जो उपयोग है हम इस समय कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल यानी कि ट्रैफिक कहाँ किस एरिया में है उसके दबाव के अनुसार जो ट्रैफिक सिग्नल है वो अपने समय पर ऑटोमेटिक हो बदल जाएगा। और दूसरा ये होता है कि जो मोबाइल ऐप है उस मोबाइल ऐप पर बस कब आ रही है कब जा रही है उसकी जो लाइव लोकेशन होती है उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। और अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। यदि हम पॉइंट नंबर 3 पर आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उस शहर का वो स्मार्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखेंगे स्मार्ट बुनियादी ढांचा। अब इसमें क्या होगा कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है जिसको हम आईओटी बोलते हैं, तो आईओटी एक सेंसर होता है जिसके माध्यम से क्या होगा कि पानी, बिजली, कचरा प्रबंधन, उस शहर का, और स्ट्रीट लाइट्स की निगरानी की जाती है। अब इससे क्या होगा कि यदि हम आईओटी के माध्यम से किसी भी शहर में पानी, बिजली,
कचरा प्रबंधन और स्ट्रीट लाइट्स की निगरानी से हमको क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि यदि शहर के किसी हिस्से में यदि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, यदि वहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है, तो हमको ये पता लग जाएगा कि उस एरिया में पानी नहीं है। तो पानी को हम वहाँ पे सुचारू रूप से उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रात के टाइम पे यदि स्ट्रीट लाइट्स है और रात के टाइम में ट्रैफिक नहीं है या कोई वहाँ पे आ जा नहीं रहा है, तो स्ट्रीट लाइट्स की जो रोशनी होती है वो कम हो जाती है, जिससे जो बिजली की बचत है, जो हमारी ऊर्जा की बचत है, वो भी यहाँ पर ठीक ढंग से हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्मार्ट पर्यावरण, यानी कि स्मार्ट शहर में जो स्मार्ट पर्यावरण है उसकी निगरानी हम स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे। तो अब जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो प्रदूषण को हम नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक। प्रदूषण नियंत्रण के अलावा कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। हरित क्षेत्रों के विकास के लिए, यानी कि जो ग्रीन एरिया है, उन हरित क्षेत्रों के विकास में भी इसका यूज किया जाता है। अब इसका यूज कैसे किया जाएगा? तो स्मार्ट पर्यावरण आपने बहुत सुना होगा, जैसे दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है। तो प्रदूषण कैसे बढ़ा हुआ है? क्योंकि वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जो ये बताता है कि वहां की एयर की क्वालिटी क्या है। तो यदि AQI बहुत ज़्यादा है, तो इसके आधार पर हम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कदम हम उठा सकते हैं। जैसे कि पीछे कुछ सालों में वहाँ पे ऑड और इवन नंबर का सिस्टम चलाया गया था, ताकि वहाँ पे अगर जो प्राइवेट व्हीकल सड़क पे कम आएंगे तो प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास है सोलर रूफटॉप पैनल। तो सोलर रूफटॉप पैनल में क्या होता है कि जो सोलर पैनल है वो हम अपने छतों पे लगाते हैं और उससे जो एनर्जी आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो अपने हम घरेलू उपयोग में यूज कर सकते हैं। और हरित क्षेत्रों का मतलब ये हो गया कि जो स्मार्ट वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो भी वाटर है रेन के टाइम पर आ रहा है, उसको हम हार्वेस्ट करेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे एक जगह पे और बाद में हम उसको यूज करेंगे। और इसका दो फायदा होता है, उसको हम यूज भी कर सकते हैं और उससे हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी ग्राउंड लेवल भी रिचार्ज होता है। ये हमारे पास हो गए 4 पॉइंट्स इस क्वेश्चंस को लेकर के। अब इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे हम क्या करेंगे कि 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हम और इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो 4 हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पांचवा पॉइंट क्या है। तो पांचवा पॉइंट किसी भी शहर के लिए हो जाएगा स्मार्ट अर्थव्यवस्था। तो अब हमको ये देख लेना है कि स्मार्ट अर्थव्यवस्था में क्या होगा। तो स्मार्ट अर्थव्यवस्था में जो स्मार्ट सिटी में क्या होगा, तो वहां पे कुछ नवाचार आएगा, कुछ इनोवेशन आएगा। और इससे क्या होगा कि जो स्टार्टअप संस्कृति होती है उसको बढ़ावा मिलेगा। और यदि स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर डिजिटल कौशल भी आएगा। और जब यह डिजिटल कौशल आएगा तो इससे क्या होगा कि रोजगार और आर्थिक विकास होगा। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं कि जो आईटी पार्क बनाया गया है, जैसे ग्रेटर नोएडा में, इसका एक एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे आईटी पार्क का ले लेंगे। स्टार्टअप हब बहुत से एरियाओं में बनाए गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्टअप हब। इसके अलावा जो हमारा डिजिटल भुगतान होता है, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, तो इसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। ये हमारा हो गया डिजिटल भुगतान जो स्मार्टनेस में ही आता है। और जो ई कॉमर्स है उसको बढ़ावा मिल रहा है इस समय। ये हमारा दोनों एग्जाम्पल हो गए स्मार्ट अर्थव्यवस्था के लिए। 6 पॉइंट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्मार्ट लिविंग, यानी कि जीवन की गुणवत्ता हमारी इससे कैसे बेहतर हो रही है। तो जीवन की अगर गुणवत्ता के लिए हम देखें तो हमारे पास कुछ फैक्टर आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 4 फैक्टर की चर्चा कर रहा हूँ कि सार्वजनिक जीवन की गुणवत्ता के लिए हमारे पास सार्वजनिक सुरक्षा कैसी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा इसमें जीवन की गुणवत्ता में कि सार्वजनिक सुरक्षा। दूसरा ये हो जाएगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं।
स्वास्थ्य सेवाएं के अलावा हम ये देख लेंगे कि शिक्षा के क्या स्तर है, और लास्ट में हम ये देख लिए कि यदि हमारे पास कोई आपदा प्रबंधन है, यानी कोई आपदा आ रही है तो उसका प्रबंधन हम कितने स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब इन चारों के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सीसीटीवी आधारित निगरानी होती है। अब ये कैसे सीसीटीवी आधारित निगरानी का मतलब ये हो गया, जैसे कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या जैसे कि कुछ अगर छेड़छाड़ का मामला आता है, ये सार्वजनिक सुरक्षा में है, इसको सीसीटीवी के आधार पर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी कैसी है, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, एक्सेट्रा हैं। ठीक। शिक्षा में और आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन सेवाओं के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, और इसमें क्या होगा, जैसे कि पुलिस है, फायर ब्रिगेड है या एम्बुलेंस है, तीनों इंटीग्रेट रहते हैं। ठीक। तो ये हमारा इसमें एग्जाम्पल ये हो जाएगा। जो सेवंथ पॉइंट है, तो सेवंथ पॉइंट में ये हो जाएगा कि डेटा आधारित जो संचालन है वो कैसा होगा किसी भी शहर में। तो डेटा आधारित संचालन, तो स्मार्ट शहरों में क्या होता है कि विभिन्न सेंसर से जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, उस डेटा को एनालिसिस करके इससे क्या बनाई जाती हैं, तो नीतियां बनाई जाती हैं और योजनाएं बनाई जाती हैं। अब इस नीति और योजनाओं का क्या उपयोग होता है उसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास कोई ट्रैफिक डेटा है, तो ट्रैफिक डेटा ये बताएगा कि किस एरिया में ट्रैफिक ज़्यादा है, और जब ट्रैफिक के आधार पर हम क्या करेंगे, उसमें कोई नई सड़क योजना लेकर के आएंगे। तो ये हो जाएगा नई सड़क योजना, यानी जो हमारी पॉलिसी रहेगी, जो योजनाएं हम या जो नीतियां रहेगी हमारी चेंज हो जाएगी। दूसरा ये हो गया कि जो जल खपत हो रहा है प्रेजेंट टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड, यदि हम पूरे इंडिया की बात करें या किसी स्पेशल स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो उस जल खपत के आधार पर हमें पता कर सकते हैं कि भविष्य में क्या इसका परिदृश्य रहेगा। ठीक। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, जो आठवीं पॉइंट है, वो है कि हम कैसे जो विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी सरकारी संस्था, ये ये वर्तनी गलत है, इसको आप सही से देख लीजिएगा। ये हो जाएगा कि शहर के जो विभिन्न विभाग और सेवाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, तो डिजिटली रूप से जुड़ी हुई होती हैं। और डिजिटल रूप से जुड़े हुए होने से फायदा ये होता है कि सभी त्वरित यानी कि बहुत ही जल्दी काम और समन्वित ढंग से काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पुलिस हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट है, एम्बुलेंस है और फायर ब्रिगेड। अब इसके अलावा भी हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे इसकी विशेषता को लेकर के हम 8 पॉइंट डिस्कस किए, और इन 8 पॉइंट को डिस्कस करने के बाद फाइनली में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष में क्या लिखा जा सकता है। तो निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल आधुनिक तकनीक अपनाना नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी और डेटा के माध्यम से एक समावेशी, टिकाऊ और
नागरिक अनुकूल शहरी जीवन का निर्माण करना है, जहां विकास के केंद्र में नागरिक हो। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि स्मार्ट सिटी क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन हमने कर लिया। ये जो क्वेश्चन था इसको लिखना था हमें 125 वर्ड्स में। इसको आप यूपीएससी की जो कॉपी आती है स्पाइरल बाइंडिंग वाली, आप उसको 2 पेज में लिखिए, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कीजिए। इसको चेक जरूर करें, केवल वीडियो देख लेने से या केवल मेरे इन वर्ड्स को सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप आंसर राइटिंग जरूर करें ताकि जो रियल पर्पस है 90 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज का वो सर्व हो सके। यहाँ पर समझा करके लिखने के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है और मैं टारगेट ये सेट करता हूँ 2 क्वेश्चंस लिखने का, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में ग्राम की अवधारणा पर प्रकाश डालिए तथा स्मार्ट ग्राम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको लिखना है 200 शब्दों में। ये वंस अगेन 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप अपने कॉपी पर जरूर लिखें। यदि आप अपना आंसर इवेलुएट कराना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आंसर आपका इवेलुएट कर दूंगा। उसके लिए जो भी स्टेप्स लेना होगा वो मैं ले लूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों का क्या योगदान। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको लिखना है 125 वर्ड्स में, और ये 2024 में ही पूछा गया था। और फोर्थ क्वेश्चन है सुनामी की विशेषताओं, कारणों, प्रभावों का सोदाहरण विवेचन प्रस्तुत कीजिए। आप इसका आंसर, इन तीनों का आंसर जरूर लिखें। लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इसका आंसर लिखा या नहीं लिखा। लिखने में कोई परेशानी हो तो बताएं। मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा डे 3, उसमें इसी में से कोई एक क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अभी जो मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ वो मैं डिजिटली आंसर राइटिंग करता हूँ, जिससे वर्ड्स लिमिट नहीं तय हो पा रही है। इसीलिए अब मैंने ये फैसला लिया है कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो बनाएंगे उसमें आंसर राइटिंग में एग्जैक्टली यूपीएससी के कॉपी पर करूंगा, जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, ताकि कौन सा वर्ड कौन सी टॉपिक कितने लेंथ में कितने डायमेंशन में उसको एडजस्ट करना है, ताकि 125 वर्ड्स मैक्सिमम 2 पेज में और 200 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 3 पेज में हो सके, ताकि जो हमारी आंसर राइटिंग है मोर अथेंटिक, मोर एक्यूरेट और मोर एग्जामिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इसका आंसर लिखा या नहीं। यदि आप इस 90 डेज आंसर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि डेली आपको 1 वीडियो मिले। 90 डेज में मेरा चैलेंज है कि मैं आपके माइंड से जो आंसर राइटिंग का डर है उसको बिल्कुल निकाल दूंगा और एक परफेक्टली आंसर राइटर आपको बना दूंगा यूपीएससी या यूपीपीएससी के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।